अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी कोशिश है आज कि मैं आज आपका ADBMS का सारा ही कोर्स है वो कंप्लीट करवाऊँ। कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, इंशाल्लाह हम उनको देखते हैं, अपनी आउटलाइन को कवर करेंगे, आउटलाइन के सारे टॉपिक्स देखेंगे इंशाल्लाह। लास्ट पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, बल्कि मैं साथ साथ ही बताता जाऊँगा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। वैसे तो थोड़े से टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल हमारे पास क्या होता है जी? डेटाबेस को जो विजुअली शो करवाता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, उसको डेटाबेस मॉडल कहा जाता है। यानी कि डाटा में उसका डाटा किस तरह आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको स्टोर किस तरह किया है, उसको आप वापस किस तरह हासिल कर सकते हैं, रिट्राइव किस तरह कर सकते हैं, यानी कि और उसके अलावा उसके अंदर डाटा डिफरेंट वे से एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप कैसे बनता है, ये सारा कुछ आप लोग देखते हैं डेटाबेस मॉडल में। इसको डिफरेंट ऐप्स कह रहा हूँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके इसको हम इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स। डेटाबेस मॉडल की बेसिकली जो टाइप्स हैं, पहली है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इन टाइप्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक उसका ओवरव्यू दिया है। सबसे पहले रिलेशनल में क्या है, वो बताता है कि किस तरह दो या तीन जो एंटिटीज़ हैं आपस में ताल्लुक़ रखती हैं। जिस तरह यहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स का कस्टमर, ऑर्डर और प्रोडक्ट्स का है। इसके अलावा एक आसान एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, तो इसको आप डेटा बेस में किस तरह शो करवाएंगे, ये इसका रिलेशनल मॉडल कहलाएगा कि उसके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद आ जाता है जी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये बताता है कि एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसमें आपने जो है ऑर्गेनाइज़ करना था सिर्फ उनके ताल्लुक़ के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से। इसमें उसने बताना है कि कैसे रिलेशनशिप है। जिस तरह यूनिवर्सिटी डेटाबेस सिस्टम विद एंटिटी फॉर स्टूडेंट, कोर्स एंड प्रोफेसर्स। स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर्स के दरमियान किस तरह रिलेशंस बनते हैं, ये बताता है। मैं ज़रा स्पीडली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोशिश है कि सारे ही टॉपिक आज कवर कर दूँ, अदरवाइज़ 50% आउटलाइन कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट बी में लेके आऊँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, जिस तरह के आपको नाम से ही जाहिर है, ऑब्जेक्ट बेस है। ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसका बिहेवियर वगैरह बताता है। जिस तरह के एक गेम डेवलपमेंट डेटाबेस है, तो उसमें आप उस गेम की करैक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर यूज़ होने वाली डिफरेंट आइटम्स और उसमें गेस्ट्स वगैरह को सबको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होगा। उसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को लेके उसके रिलेटेड मॉडल बना सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल। स्टोर डाटा इन सेल्फ डिस्क्राइबिंग डॉक्यूमेंट सच एज JSON और XML। इसमें डिफरेंट आपने डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में डाटा सबमिट करवाना है। आप लोग CS के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को बेहतर आइडिया होगा कि डॉक्यूमेंट होते क्या हैं। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो ये डॉक्यूमेंट की बेस पे ये डाटाबेस बनती है। प्रोडक्ट कैटलॉग डेटाबेस विद डॉक्यूमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के साथ एक डिफरेंट उसका एक डॉक्यूमेंट भी साथ दिया जाता है। इसमें डिफरेंट कंपनीज़ में होता है कि जो प्रोडक्ट होती है उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है उसका प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसकी और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है। उसके बाद ग्राफ मॉडल है। जिस तरह ग्राफ से ज़ाहिर है एज और नोड्स और सूटेबल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, यानी कि आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में बनाया जाएगा, जिस तरह एक बी ट्री बनाते थे हम उस टाइप का, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ की शेप का मॉडल है। हायरार्किकल मॉडल आपका डाटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, इसमें आप बी ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने जो डेटाबेस के सब्जेक्ट में पढ़ा था, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब फाइल सिस्टम डेटाबेस विद फोल्डर्स एंड फाइल, यानी कि डेटाबेस जो है फोल्डर और फाइल्स में होगा, तो डिफरेंट उसके आपस में रिलेशनशिप बनेंगे।
नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंट डाटा एज अ नेटवर्क ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप। इसमें रिकॉर्ड और रिलेशनशिप आ जाते हैं, जिस तरह अ डाटा बेस फॉर अ कम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। अच्छा जी, अगली टाइप है आपकी अगेन ही ये बस टाइप्स हैं। इनमें कुछ चीज़ें जो हर मॉडल में यूज़ होती हैं वो चीज़ें हम आज थोड़ी सी देखते हैं। अब फर्स्ट थिंग है हमारे पास एंटिटी। एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी बंदा, कोई जगह, कोई चीज़, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमने लिखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट। आप लोग एंटिटी में कोई टीचर, कोई चीज़, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो कि प्रॉपर्टीज़ रखती है वो एंटिटी कहलाती है। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा जो है वो डेफिनेशन है, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके है एट्रीब्यूट। मैं हाईलाइट साथ करता जाता हूँ, क्या पढ़े हम। एट्रीब्यूट्स, ये हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में जो होते हैं ना, वो इस एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो एट्रीब्यूट कहलाएंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप जो इस एंटिटी और एट्रीब्यूट के दरमियान कनेक्शन होगा, जो ताल्लुक़ होगा, वो उसका रिलेशनशिप होगा। वैसे हमने ये सारा कुछ डेटाबेसेस में पढ़ा हुआ है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, थोड़े से डिटेल्स में। उसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस कि हम डेटाबेस मॉडल क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी है, इसमें डाटा को कंसिस्टेंट और एक्यूरेट शो किया जाता है। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंट होता है और एक्यूरेट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है डाटा ठीक आपके पास है। फॉर एग्जांपल अ डेटाबेस विद डाटा वैलिडेशन रूल्स इंश्योर दैट डाटा इज़ एंटर्ड करेक्टली, यानी कि डाटा बिल्कुल करेक्ट है और आपका डाटा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब आपका एक्यूरेट डाटा बिल्कुल सही जगह पे है। ये ना हो कि आपका डाटा कोई थोड़ा पार्ट इधर पड़ा है, थोड़ा कहीं और पड़ा है, थोड़ा कहीं और पड़ा है, ये ना हो। डाटा सिक्योरिटी, आपके डाटा की प्रॉपर प्रोटेक्शन की जाती है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। इसमें डाटा रिस्क जो है डाटा लीक का या आपका डाटा लॉस का कम होता है। जिस तरह इसमें प्रॉपर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक्सेस कंट्रोल का भी काम करता है और डाटा की प्रोटेक्शन भी करता है। यानी कि इसमें आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप किस बंदे को एक्सेस देना चाह रहे हैं और किसको नहीं। मैं साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है आपकी स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जो है वो एफिशिएंट डाटा स्टोरेज और रिट्राइवल। इसमें आपका ये होता है कि आप डाटा को जो सेव करते हैं वो एफिशिएंटली होता है, अच्छे से होता है, और उसके अलावा डाटा रिट्राइवल होता है कि वापस जब डाटा हासिल करना है वो भी अच्छे से होता है। इसमें आपके इंडेक्सिंग और क्यूरी प्रोसेसिंग आ जाती है, वो ज़रा इसकी फास्ट होती है। उसके बाद डाटा फ्लेक्सिबिलिटी, ये वाला हमारा पॉइंट है, डाटा फ्लेक्सिबिलिटी। स्पोर्ट्स चेंजिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आप डाटा को अपने को ज़रूरत के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह के मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपके कॉलेज में आपका एड्रेस चेंज हो गया है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो आप अपने कॉलेज में जाके जी अपना एड्रेस वहाँ से मेन एडमिन से जब चेंज करवाएंगे, एडमिन कह रहा हूँ, आपके कॉलेज से जब एक जगह से चेंज करवाएंगे तो आपकी सारी डेटाबेस में खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपना डाटा अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस, यानी कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले बिज़नेस इंटेलिजेंट में, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट एप्लीकेशन में। आपको पता है उसके बैक एंड पे सारा डाटा, जिस तरह के मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, आपके नॉलेज में इजाफा करता जाऊँगी। जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह है, इनकी भी प्रॉपर पीछे बैक एंड पे डेटाबेसेस होती हैं। गूगल की भी एक बहुत बड़ी पीछे डेटाबेस है जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर्ड होता है। चैट जीपीटी की भी एक बहुत बड़ी डेटाबेस है। साइंटिफिक रिसर्च, आपकी जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं लार्ज डाटा सेट्स को ये कंट्रोल करती है। यानी कि आपकी जो रिसर्चेस वगैरह करते हैं हमारे पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह, एमफिल स्टूडेंट्स वगैरह ख़ास तौर पे, और हमारे डिफरेंट रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं वो सारी
ये कंट्रोल करने और एक्सेस करने का काम कर सकती है, यानी कि डेटाबेस में उसमें डाटा स्टोर वगैरह करके वो अपना काम आसानी से करते हैं। एआई, आपको मैंने सबसे पहले एग्जांपल दे दी है, जिस तरह चैट जीपीटी है, इसमें भी बैक एंड पे सारा डाटा सेव होता है, जो कि ये इनेबल करती है इसको कि आपका ज़रूरत के टाइम पे आपको डाटा दे, आपका डाटा वापस दे और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ डेटाबेस मॉडल का, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ये डाटा मॉडल की ही टाइप है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगी। डाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है, आपको पहले बताया था कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे बेस करता है, किसी एक बंदे पे, किसी एक जगह पे, किसी एक चीज़ पे ऑब्जेक्ट करता डिपेंड करता है, जिसके बारे में बात की जाएगी। हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये लें, आपको सारा शो हो गया होगा। मैं थोड़ा सा स्पीडली बोल रहा हूँ, मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन टाइम कम है और हमारा जो सिलेबस है ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल इज़ अ डाटा मॉडलिंग अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग concepts like encapsulation, inheritance, and polymorphism into data modeling. It represents real-world entities as objects that combines both data and behaviors. इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि किसी एक बंदे, किसी एक रियल वर्ड की कोई भी चीज़ उस पर डिपेंड करता है ये, जिसके बेस पे ये सारा आपकी वर्किंग परफॉर्म करता है। इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ना, उसमें भी यूज़ होगा, जिस तरह एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम तीनों चीज़ें इसी टॉपिक में नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा जी, आपका जो ये डेटाबेस मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, ये आपको समझ आ गई होगी। किसी भी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट पे ये बेस करता है। सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी जगह, चीज़, शख्स, कुछ भी हो सकता है जो कि प्रॉपर्टीज़ रखे, जिसके बारे में प्रॉपर डाटा हो और उसका प्रॉपर बिहेवियर हो। जिस तरह एक कार है, उसका कलर है, उसकी स्पीड है, उसका मेथड, जो उसका स्टार्ट होने का, स्टॉप होने का प्रॉपर उसका मेथड है। मेथड यानी कि फंक्शंस हैं उसके। उसके बाद क्लास, अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट दैट डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ टाइप। जहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स और उनके मेथड्स को प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा, वो उसकी क्लास कहलाएगी। एट्रीब्यूट्स जो कि आपके ऑब्जेक्ट या आपकी एंटिटी की करैक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो एट्रीब्यूट कहलाता है। जिस तरह के मैं एक बंदा हूँ, मेरी कोई नेम भी है, मेरी कोई एज भी है, मेरा कोई आईडी कार्ड नंबर भी है, ये सारी चीज़ें मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। मेथड्स, सारे उस चीज़ के जो फंक्शंस होंगे ना, जिस तरह इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ। एक कार है, उसके स्टार्ट होने का, उसके स्टॉप होने का, उसके गियर चेंज होने का, हर चीज़ का जो फंक्शन है, वो सारा कुछ इसमें मेथड है। वो किस तरह होता है, वो मेथड कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहली चीज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो होती है, वो होती है कि एक क्लास जो है, चाइल्ड क्लास है, वो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर अपनी पेरेंट क्लास की लेगी। मैं जनरल लाइफ से आपको पहले एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर है ना, जो मेरे फादर के पास हुनर होगा ना, वो मेरे में भी ऑब्वियसली ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह लेकिन मेरे में ट्रांसफ़र होगा ना, मेरे फादर के पास उसके बारे में नॉलेज ज़्यादा होगा, मेरे पास कम होगा। इसी तरह जब इनहेरिटेंस होता है, तो उसमें क्या होता है जी, पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वही आपकी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में पाई जाती हैं, लेकिन चाइल्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स से मिलती हैं। पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में मोस्टली नहीं भी होती, कम भी हो सकती हैं। अगली चीज़ है इनकैप्सुलेशन, बिल्डिंग ऑफ डाटा एंड द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डाटा विद इन अ सिंगल यूनिट, रिस्ट्रिक्टिंग
डायरेक्ट एक्सेस, ये डाटा की जो बिल्डिंग्स हैं और तरीक़ेकार होते हैं जो कि डाटा को ऑपरेट करते हैं एक छोटे हिस्से में एक बड़ी जगह से, मतलब जिस तरह सब सेट बनाना है ना डाटा का, वो चीज़ है इसमें थोड़ी सी। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपने सेम मेथड जो है सेम मेथड का नाम यूज़ करके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। जिस तरह के ड्रा द फॉर सर्कल रेक्टेंगल, जिस तरह आपने सर्कल के लिए भी आपने ड्राई किया है, रेक्टेंगल के लिए भी ड्रा किया है, लेकिन दोनों की शेप डिफरेंट है। यानी कि काम एक करना है, मतलब फंक्शन एक ही यूज़ कर रहे हैं आप, लेकिन काम दो कर रहे हैं। वो एक कहावत है, एक तीर से दो शिकार वैसे कह रहा हूँ, लेकिन आप एक काम से एक फंक्शन से दो काम कर रहे हैं। उसके बाद इसके ना ये आपके आ जाते हैं जी फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का पहला फीचर है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स, यानी कि ये जो मुश्किल ऑब्जेक्ट आते हैं ना जिसमें आपकी कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, उनको भी सपोर्ट करती है, उन पे भी वर्क करता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डिटेल एज हिडन, ये सेकंड वाला मैं पढ़ रहा हूँ। ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज़ एक्सपोज्ड। अब इसमें सिर्फ जो है आपने जो इन्फॉर्मेशन इसमें से लेनी है आपको वही मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मुझे एम्प्लॉय के हिसाब से जो मैं इन्फॉर्मेशन मांगूंगा वही मिलेगी। जिस तरह बोर्ड की वेबसाइट पे आप सर्च करते हैं तो आपको जस्ट आपका रोल नंबर एंटर किए करने पर आपका सिर्फ रिज़ल्ट शो होगा, या आपका एडमिशन फॉर्म जब आप एडमिशन भरेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए तो एडमिशन फॉर्म शो होगा, ज़्यादा चीज़ें शो नहीं होगी। आपको कभी भी बोर्ड के डायरेक्टर की सैलरी नहीं शो होगी, वो उसको ही शो होगी। जिस बंदे को जितना एक्सेस होगा वो उतना ही कर लेगा, यानी कि टू द पॉइंट आपको डाटा मिलेगा। उसके बाद है एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसके स्ट्रक्चर को आप बढ़ा भी सकते हैं पुराने स्ट्रक्चर को ख़राब किए बगैर, ये वाला मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद रीयूजेबिलिटी, आप इसके स्ट्रक्चर को दोबारा बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट इनहेरिटेंस के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में यही था कि इसकी प्रॉपर्टी किसी और के लिए यूज़ करना। रियल वर्ड मैपिंग, इसमें देखें सारे ऑब्जेक्ट रियल वर्ड बेस करते हैं तो ये रियल वर्ड मैपिंग भी होगी। Persistence, object can be stored in a database and retrieved later without losing their identity or structure, यानी कि बार बार उसको जो है आप रिट्राइव कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन उनकी आइडेंटिटी या उनका स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होगा। सही जो सेव हुआ है ईमानदारी के साथ वो वही वापस करेगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले मल्टीमीडिया डेटाबेस, ये मल्टीमीडिया डेटाबेस में यूज़ होती है, जिस तरह ऑडियो वीडियो इमेजेस वगैरह हैं। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD या CAM भी कहा जाता है इसको, ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होती है। रियल टाइम सिस्टम में आपकी रियल वर्ल्ड में जिस तरह आपके कॉलेजेस वगैरह में भी यूज़ हो रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में ऑब्वियसली ये यूज़ होगी क्योंकि ख़ुद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंटीग्रेशन में यूज़ होती है, जिस तरह C++, जावा, पाइथन की जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेकिंग इंटीग्रेशन सीमलेस, ये सारा कुछ बनाने के लिए, यानी कि इंटीग्रेशन जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की उसमें भी यूज़ होती है। ठीक है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो लिखना है वो ज़रा डिटेल में लिखिएगा। अच्छा जी, अगला है एडवांटेजेस इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल के। सबसे पहले रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। कम्प्लेक्स डाटा को सपोर्ट करती है, मैं साथ साथ हाईलाइट करी जा रहा हूँ। रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबल कोड,
ये सारा कुछ उसकी हमने अभी जो उसमें पढ़ा है ना पहले, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट उस तरह की होगा, प्रॉपर्टीज़ वाला ही। ईजियर फॉर डेवलपर्स टू वर्क विद ड्यू टू सिमिलर विद ऊप लैंग्वेज। ये डेवलपर के लिए इजी है कि आप ऊप के जैसी लैंग्वेज के साथ वर्क कर सकते हैं। सूटेबल फॉर एडवांस्ड एप्लीकेशन लाइक एआई, रोबोटिक्स वगैरह, जिस तरह के आपको एग्जांपल दी थी चैट जीपीटी की, आप उसके लिए एआई एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये 2-3 लिमिटेशंस हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो मैनेज दैन रियल मॉडल। अच्छा जी, इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें, वो मैनेज करना रियल वर्ल्ड चीज़ों से मुश्किल है थोड़ा सा, या रिलेशनल मॉडल से मुश्किल है। उसके बाद लिमिटेड टूल्स एंड वेंडर सपोर्ट कंपेयर्ड टू रिलेशनल डाटाबेस, इसमें टूल्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मे रिक्वायर्ड स्पेशल डाटाबेस सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें स्पेशल डाटाबेस सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसको। नेक्स्ट आपका है जी, इसकी कंक्लूजन में हमने जो डाटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल पढ़ा ना, इसका ओवरव्यू लेते हैं जी। जो ये एक पावरफुल जो है वो रिप्रेजेंटिंग स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस। अच्छा जी, ये एक पावरफुल टूल है हमारे पास, जो कि हमारी एआई और रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है, आप ऑब्जेक्ट और क्लास वगैरह वाले कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको अच्छे से मिलते हैं। उसके अलावा आपकी मॉडर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ये बहुत सूटेबल है, सिमुलेशन के लिए और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। आगे आ गया जी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन देखें जी। फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो तरीका है जिसमें डाटा को फाइल्स में स्टोर किया जाता है और रिकॉर्ड्स को अरेंज किया जाता है इन फाइल्स के ज़रिए। इसमें आप फाइल्स को यूज़ करेंगे, फाइल्स के अंदर सारा डाटा सेव करेंगे। ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें कुछ आप ऑपरेशंस भी यूज़ करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, एडिशन एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स। इसकी टाइप्स, सबसे पहली टाइप है हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये अनऑर्डर्ड फाइल्स होती हैं। इसमें रिकॉर्ड जो हैं वो एक ऑर्डर में सेव होते हैं, जिस ऑर्डर में वो आते हैं। देयर इज़ नो सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग, इसमें दोबारा आप इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसको किसी ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में फाइल्स आती हैं उसी ऑर्डर में सेव रहती हैं। जिस ऑर्डर में डाटा आया, जिस तरतीब के साथ डाटा आया, उसी तरतीब के साथ सेव रहना है, चेंज नहीं कर सकते। फास्ट फॉर इंसर्शन, ये इंसर्टिंग के लिए फास्ट है लेकिन सर्चिंग के लिए स्लो है। ये कैसे है? क्योंकि आप जब देखें आपका डाटा स्टोर नहीं, एक मैनर में, एक कह लें कि एक ख़ास वे में आपका डाटा सेव नहीं होगा, तो आपकी फ़ाइल जो है वो रिट्राइव करने में या आपकी सर्चिंग में मुश्किल होगी फ़ाइल को फाइंड करना। लेकिन इंसर्ट करना यानी कि ऐड करना, नई फ़ाइल आई है ऐड कर दो बस। उसके बाद इसकी एग्जांपल है जिस तरह लॉग फाइल्स या ऑडिट ट्रायल्स वगैरह होते हैं। यूज़ केस व्हेन वी डोंट नीड फ्रीक्वेंट सर्चेस और सॉर्टेड एक्सेस, जब हमें फ्रीक्वेंटली सर्चेस या किसी डाटा को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं ना पड़ती, तो उसके लिए हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। जब सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, ऐसा ही सिस्टम यूज़ करना है। उसके बाद सीक्वेंशियल फाइल, ये उससे उलट होंगी। इसमें एक जो है एक ख़ास सीक्वेंस में डाटा को सेव किया जाएगा। इसको आप अपनी मर्ज़ी से डाटा को आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों के काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी सर्चिंग भी इसमें फ़ास्ट होगी और आपकी डाटा की इंसर्शन भी फास्ट होगी। ऑफन यूज़ इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रेंज बेस्ड एक्सेस, इसमें ये देखो ना, ये मोस्ट आपकी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। जिस तरह पेरोल सिस्टम है, वेयर डाटा इज प्रोसेस इन सॉर्टेड ऑर्डर,
जहाँ पे डाटा को सॉर्टेड ऑर्डर में एम्प्लॉयज़ वगैरह के रिकॉर्ड के लिए। उसके अलावा आपके कॉलेज में आपका रोल नंबर वाइज डाटा को एक्सेस किया जाता है, ये भी इसकी एक एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। उसके अलावा हैश फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन है। हैश फाइल इज अप्लाइड ऑन अ की डिटरमाइंड वेयर अ रिकॉर्ड विल बी स्टोर्ड। ये हैश फाइल्स में आप एक ख़ास उसको की देते हैं, जिस तरह आपका नादरा में आपके आईडी कार्ड के नंबर के अगेंस्ट जो है आपका डाटा सेव होता है, इस तरह आपको ख़ास कोई ना कोई उसके लिए एक ख़ास यूनिक जो आपकी एंटिटी होती है, आपका एट्रीब्यूट होता है कोई, जिसके बेस पे आपका डाटा सर्च किया जाता है। प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस फॉर क्वालिटी सर्च। आपकी सर्च इसमें फास्ट होगी, लेकिन इसमें कोई जो रेंज जो है क्यूरीज़ की ख़ास रेंज नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी क्यूरी बना सकते हैं। उसके अलावा ये बैंकिंग सिस्टम और हर जगह पे ये मोस्टली जो है ना यूज़ होती है। जिस तरह आपके कॉलेजेस वगैरह में आप फ़ी पे करने जाए ना, तो आपके जो क्लर्क सर बैठे होते हैं वो आपका रोल नंबर के अगेंस्ट डाटा निकालते हैं, फिर आपकी फ़ी एंटर करते हैं ETC। क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है ना आपके डिफरेंट टेबल्स जो है वो इकट्ठे सेव होंगे, एक जो है एक जैसे रिकॉर्ड होंगे, वो डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में होंगे। फिर वो टेबल जो हैं वो इकट्ठे एक जगह पे स्टोर होंगे, यानी कि टेबल और डाटा होगा आपका। इसमें जो है परफॉर्मेंस फॉर जॉइन ऑपरेशंस, यहाँ पे अगर आपने 2-4 ऑपरेशंस इकट्ठे करने हैं ना, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये टेबल्स जो है इकट्ठे एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ये काम ज़्यादा के लिए मतलब 1-2 वैल्यूज़ जो एंटिटीज़ हैं उसमें कम यूज़ होते हैं। फ्रीक्वेंटली जॉइन टेबल लाइक ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल्स, इसमें जो यूज़ केस है इसका ये है। इसमें ना आपका ये सारा जो है इसमें आपने टेबल्स की फॉर्म में डाटा सेव करना है और टेबल ही पूरा निकालना है आपने सर्च में, तो आप अच्छे रहेंगे। अगर आपने वैल्यू निकाली तो कम होगा। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग आ जाती है। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग जो होती है आपकी बी ट्री जो होता है ना, बी ट्री का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होती है, जिसमें नोड्स की वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो है। प्राइमरी इंडेक्सिंग इज टू लार्ज, इसमें प्राइमरी इंडेक्सिंग ज़्यादा होगी। इंडेक्सिंग ओवर एन इंडेक्स स्पीड अप एक्सेस टाइम, इसमें जो स्पीड एक्सेस टाइम है उसकी स्पीड अप कर देगा। ये सारा कुछ ये बी ट्री के जो है उसके कॉन्सेप्ट के काम करता है। आगे बी ट्री फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी उसी तरह ही है। इसमें ट्री स्ट्रक्चर को बैलेंस किया जाता है। इसमें लीफ नोड्स होती हैं और जो है डिफरेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं और रैंडम और सीक्वेंशियल एक्सेस होता है उनका। ये सारा कुछ ना आप लोग बेसिकली सिर्फ टाइप्स के नाम वगैरह और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स याद कर लें। यहाँ पे बस ओवरव्यू मैंने दिया है, कुछ का अच्छे से हो गया होगा, कुछ का थोड़ा सा जो आपको समझ ना भी आई होगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। इसमें जो क्यूरीज़ वगैरह है इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बी ट्री स्ट्रक्चर में आपकी क्यूरी लगा के आपको इसमें से डाटा निकालना पड़ता है, क्योंकि वैसे डाटा एक तरतीब में नहीं होता है। इसमें डिफरेंट बैलेंस करके लीव्स वगैरह की फॉर्म में होता है। आप पिछली डाटाबेस में इसका बी ट्री का टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़रा स्पीड में कर रहा हूँ। इन्वर्टेड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है और हैश या इंडेक्स बेस्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्वर्टेड वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्वर्टेड जो है ये टेक्स्ट वगैरह निकालने की यूज़ होती है। इसमें जो है रिकॉर्ड आईडीज़ वगैरह को मेंटेन किया जाता है बस। हैश फाइल जो होती है इनमें एक ख़ास क्यूरी होती है, ये भी बी ट्री पे वर्क करती है। इसमें इंसर्शन और डिलीशन का जो है वो भी काम होता है और सारे काम होंगे, लेकिन ये ज़रा अच्छे से काम करेगी क्योंकि इसमें क्यूरीज लगा के आप डाटा को निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइल। एक और टाइप है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन वीएस एक्सेस मेथड। अच्छा जी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन बताती है आपको कि डाटा किस तरह फिजिकली स्टोर है, जबकि एक्सेस मेथड बताते हैं
कि डाटा आपने कैसे निकालना है, आप डाटा कितना निकाल सकते हैं, मतलब आपको कितने डाटे का एक्सेस है, बाकी आप पे रिस्ट्रिक्टेड है। जिस तरह एक एम्प्लॉय है तो वो एक लिमिट में डाटा सेव कर सकता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कंसिडरेशंस हैं जो कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं। सबसे पहले डाटा लोकेलिटी है। इसमें क्या होता है जी, इसमें ये एक बाइक वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, अल्लाह ही माफ़ करें इनसे। अच्छा जी, ग्रुपिंग वगैरह जो होता है, डाटा इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस को जो है इन्हेंस करता है, ज़्यादा करता है। बफरिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो डिस्क है उसमें इनपुट आउटपुट को जो है उसकी कम करता है और इसके ना वर्किंग ज़रा एफिशिएंट करता है, फाइल को ऑर्गेनाइज करता है एफिशिएंटली और इनपुट आउटपुट में आपका अच्छा काम करता है। कंकरेंसी कंट्रोल, complex file organization can affect looking mechanism। आपकी जो complex फाइल हैं वो जो डिफरेंट मैकेनिज़्म को लॉक करके इसको अफेक्ट कर दें। ये ना थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कंकरेंसी कंट्रोल की, तो ये मैं ग्रुप में आपको अलहदा वॉइस मैसेज बना के सेंड कर दूंगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जी, ये है डेटाबेस सिस्टम का, फिज़िकल डेटाबेस सिस्टम और डेटाबेस ट्यूनिंग। फिज़िकल डेटाबेस सिस्टम का तो आपको पता ही है कि आपका डाटा को फिज़िकली शो करवाना, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में प्रॉपरली आपके डाटा को जो करवाना है एंटिटीज़ और रिलेशनशिप के हिसाब से, तो उसको फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन कहते हैं। फिज़िकली जो आपके डाटा को प्रॉपर शो करवाना है डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है। और द एम ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मेक डाटा एक्सेस फास्ट एंड स्टोर मोर एफिशिएंट। आपकी इसका मकसद यही होता है कि आपका डाटा एफिशिएंट हो और फास्ट हो। लॉजिकल और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? लॉजिकल जो होता है वो आपकी एंटिटी रिलेशनशिप और उनकी नॉर्मलाइजेशन पे बेस करता है, जबकि फ़िज़िकल जो है उसके डिफरेंट मैप्स और मॉडल्स बनाता है और उसके स्टोर के भी स्टोरिंग जो है उसकी स्टोरेज वगैरह पे का भी काम वही उस करता है। इसका काम एक ही होता है इन दोनों का कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और स्पेस को यूटिलाइज करना है आपकी को। अच्छा जी, स्टोरेज कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके, डिस्क, मेमोरी, कैशे, उसके बाद पेज, ब्लॉक्स, एक्सटेंट्स, टेबल स्पेसेस, ये सारी इसकी जो है ना स्टोरेज स्पेसेस है, कहाँ कहाँ पे आप अपना डाटा किस तरीके से सेव कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्टोर इन फाइल्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, ये सारा कुछ आपका स्टोरेज की आपकी चीज़ें हैं कि मतलब आपके स्टोरेज के लिए कौन कौन से कंपोनेंट इस सिस्टम में यूज़ होते हैं। उसके बाद डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन, ये आपके ऊपर वाले हिस्से को ही यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह वो क्या बता रहा है कि यूजिंग हायरार्ची ऑफ स्टोरेज इंक्लूडिंग मेन मेमोरी एंड डिस्क। आपका जो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है वो स्टोरेज को यूज़ करते हुए मेन मेमोरी या डिस्क में सेव होती है। डाटा जो है पेज या ब्लॉक्स के ज़रिए मैनेज किया जाता है, जिसमें ग्रुप्ड, एक्सटेंडेड एंड स्टोर्ड इनसाइड टेबल शीट्स, जिसको टेबल स्पेसेस के अंदर सेव किया जाता है, उसके बाद मैनेज किया जाता है। और तमाम डेटाबेस के रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क या SSDs वगैरह पे सेव हो जाते हैं। आगे है फाइल ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स, हीप फाइल, स्टोर फाइल, हैश फाइल, क्लस्टर्ड फाइल वगैरह। ये सारा कुछ आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स में। वही सारा है कि हीप में आपकी अनऑर्डर्ड होंगी, स्टोर्ड में आपकी सॉर्टेड होंगी, हैश में आप कोई ना कोई क्यूरी लगाएंगे और क्लस्टर्ड में डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में इकट्ठा डाटा आपको मिलेगा। उसके बाद आपका आ जाता है रिकॉर्ड एंड टेबल स्ट्रक्चर।
यानी कि इसमें आपका क्या है जी, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में आपके डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनेंगे जो कि एक रिकॉर्ड्स मिलकर टेबल बनाएंगे और टेबल और रिकॉर्ड्स वगैरह इस तरह करके एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड होती है आपका जो एक आपका कॉलम है वो आपका एक रिकॉर्ड कहलाता है मेरे ख्याल से, या आपकी एक रो होगी। रोज़ आई थिंक रिकॉर्ड्स बनाती हैं, ये आपको यहाँ से बताता हूँ। फिजिकल डिज़ाइन सेलेक्ट्स प्रॉपर डाटा टाइप्स टू रिड्यूस स्पेस एंड इम्प्रूव स्पीड। टेबल्स कैन बी स्टोर्ड रो वाइज, all attributes of are record together, or column wise, or some attributes of several records together. Records can be fixed length, which can faster, or variable length, which save space but are more complex to manage। यानी कि ये रोज़ या कॉलम्स की फॉर्म में रिकॉर्ड्स आपके होते हैं। रोज़ और कॉलम्स के मजमूए को ये रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड को ही टेबल कहा जाता है। मैं कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद आपकी इंडेक्सिंग टेक्निक्स हैं। इंडेक्सिंग टेक्निक्स जो होती हैं आपकी, उसमें आपका हैशिंग वगैरह आ जाती है कि डिफरेंट क्यूरीज़ कोई लगानी है या किसी और मैपिंग के ज़रिए या किसी तरीके के ज़रिए आप इसको वर्क कर सकते हैं। ये आपके फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में ही यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है जी पैशनिंग स्ट्रेटजीज़। इसमें लार्ज टेबल्स को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पार्शलिंग की जाती है। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनका एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि कॉलेज की दे देता हूँ। कॉलेज में इंटर के स्टूडेंट का सारा डाटा एक ही टेबल में सेव है। उसके बाद उस टेबल के हिस्से किए जाते हैं ICS, FSC, FA, ICOM बेस। मतलब ICOM के सारे स्टूडेंट का अलहदा टेबल, ICS का अलहदा, FSC का अलहदा और FA का अलहदा। उसके बाद आगे आपके सब्जेक्ट वाइज भी हिस्से किए जाते हैं। इस तरह आपके टेबल्स को पार्शली डिवाइड किया जाता है और उन पे आपकी क्यूरीज वगैरह लगाना और उनकी लिस्ट्स बनाना आसान होता है। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है जी डीनॉर्मलाइजेशन एंड मटेरियलाइज्ड व्यू। नॉर्मलाइजेशन जो है वो रिडंडेंसी को कम करती है और जॉइंट्स एक क्यूरीज रन फास्ट, और जो आपके जॉइंट्स और क्यूरीज हैं उनको उनकी स्पीड ज़रा ज़्यादा कर देती है, वो उनको एफिशिएंट कर देती है। मटेरियलाइज्ड व्यू फिजिकली स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स एंड एग्रीगेशंस। ये जो फिजिकल स्टोरेज के रिजल्ट्स को जॉइंट्स और एग्रीगेशंस के ज़रिए करता है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ बिकॉज वाइल क्यूरीज बिकम फास्टर। अच्छा जी, ये क्यूरीज वगैरह को ये भी फास्टर करने के लिए ही काम करता है। इसके ये 2-3 पॉइंट्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंसी टू स्पीड अप क्यूरीज। रिडंडेंसी जो है आपकी क्यूरीज को स्पीड अप करता है। प्रो-कंप्यूटेड जॉइंट्स इन मटेरियलाइज्ड व्यू। जॉइंट्स को मटेरियलाइज्ड व्यू के साथ में जो है किया जाता है। ट्रेड ऑफ क्या होता है आपका जी, फास्टर रीड्स vs स्लोअर अपडेट्स। आपकी रीडिंग फास्ट होगी, अपडेटिंग स्लो। अगला है आपका जी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ट्यूनिंग। आपकी डेटाबेस ट्यूनिंग क्या होती है, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। डेटाबेस ट्यूनिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस इन विच DBAs database administrators observe how the system is performing, analyzing slow operations and make adjustments to speed things up। इसमें आपका सिस्टम किस तरह आपका वर्क कर रहा है, आपका सिस्टम क्यों कम वर्क कर रहा है, उसकी स्पीड क्यों स्लो है, ये सारा कुछ देखा जाता है और उसको फास्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की जाती हैं। इसको कहते हैं डेटाबेस ट्यूनिंग।
कभी आपका टीवी अगर आपने देखा हो, जिस तरह पहले एंटीना सिस्टम होता था, तो जब चैनल वर्किंग कम करते थे, ये चैनल ब्लर होते थे, तो ट्यूनिंग की जाती थी। ट्यूनिंग के बाद चैनल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हो जाते थे। इसी तरह इसमें डेटाबेस में भी ट्यूनिंग इसीलिए की जाती है, और ये ट्यूनिंग ज़रा उससे इसका प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन इस ट्यूनिंग में आप उसकी क्वालिटी को जो है इन्हेंस करते हैं, क्वालिटी अप करते हैं। अच्छा जी, अगला आपका है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपने क्यूरीज वगैरह जो की एग्जीक्यूशन करानी है। क्यूरीज वो होती हैं जिसके ज़रिए आप अपनी डेटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे। ज़्यादातर एसक्यूएल जो है क्यूरीज के लिए यूज़ होती है। उसके बाद इंडेक्स ट्यूनिंग। इंडेक्स ट्यूनिंग इन्वॉल्व इंश्योर द मोस्ट यूज्ड columns have indexes while removing unnecessary ones that slow down inserts and updates, जो कि inserts और updates को slow करते हैं, उन unnecessary ones को remove कर देता है, उन unnecessary tables को tables कह रहा हूँ records को remove कर देता है। टाइम के हिसाब से जो आपके ज़रूरत के नहीं हैं उनको वो रिमूव कर देता है, और ज़रूरत के जो हैं उनको इस काबिल बनाता है कि वो फास्ट हो जाए। ट्यूनिंग में आपने अपनी वर्किंग फास्ट करनी है, सिंपल वर्डिंग में। मेमोरी ट्यूनिंग में आपकी जो है कि आपकी गार्बेज जो स्टोरेज है उसको ज़्यादातर रिमूव करता है। उसमें ये आपकी कैशे वगैरह आ जाती है, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं आपकी जो ज़रूरत के अलावा वहाँ पे पड़ी हैं उनको डिलीट कर देता है। एक्सपेक्टिव डिस्क रीड्स, ये डिस्क की रीडिंग की स्पीड को जो है कम करता है। ट्यूनिंग मेमोरी एलोकेट्स टू स्टोर एंड क्यूरी वर्क एरियाज आल्सो हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और क्यूरी वगैरह की जो परफॉर्मेंस है उसको तेज़ कर देता है, ठीक है, हाई कर देता है। इनपुट आउटपुट या स्टोरेज ट्यूनिंग, इसमें आपकी इनपुट आउटपुट वर्किंग जो है उस पर काम होगा। ट्यूनिंग में आपकी सिर्फ उसने क्या काम करना है, क्वालिटी हाई करनी है। जिस काम के लिए यूज़ होगी उस काम की क्वालिटी हाई कर देगा। इनपुट आउटपुट में क्या होगा, आपकी इनपुट आउटपुट की फाइल्स वगैरह को देखेगा, करप्टेड वगैरह फाइल्स नहीं आ रही, डाटा आपका ठीक आ रहा है। और जो आपकी स्टोरेज है ना, उसमें ज़्यादातर एसएसडी और आरएआईडी रेज वगैरह को यूज़ करके वो स्टोरेज की कैपेसिटी को जो है वो इन्हेंस कर देगा, जिससे आपको डाटा रिट्राइव करना भी आसान होगा, सेव करना भी आसान होगा। आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी कैपेसिटी कह रहा हूँ, स्टोरेज की जो पावर है वो अच्छी हो जाएगी। पैरामीटर ट्यूनिंग, ये ज़रा पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे देख लेने दें। एवरी DBMS हैज़ कन्फिगरेबल पैरामीटर्स कंट्रोलिंग हाउ इट यूज सिस्टम रिसोर्सेज। अब पैरामीटर कंट्रोलिंग में उसने बताना है कि ये सिस्टम के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहा है। ट्यूनिंग के ज़रिए आप इसको क्या देखेंगे जी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं आपके, वो इसकी ट्यूनिंग के ज़रिए डेटाबेस की हार्डवेयर के साथ ज़रूरियात का मुआयना करेंगे और हार्डवेयर के साथ को बूस्ट अप करेंगे। इसकी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसमें बूस्टर्स वगैरह को यूज़ करेंगे आपकी इस पैरामीटर ट्यूनिंग में। उसके बाद है मॉनिटरिंग टूल्स एंड bottlenecks. Tools like explain plan reveal how queries run. इसमें आपकी क्यूरीज वगैरह की रनिंग के हिसाब से आपको इसमें करना है। मैं अब ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया रिकॉर्डिंग का, इतना लंबा लेक्चर फिर अपलोड भी नहीं होता। आज फर्स्ट हाफ आउटलाइन ही कवर करेंगे, अभी थोड़ी सी रहती है वो भी देख लें, अभी 10 पेज पढ़े हैं। अच्छा जी, समरी में उसने सारा आपके फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का इसमें आपके लुब्बे लबाब जो कहते हैं ना वो बता दिया है। आपका फिजिकल डेटाबेस सिस्टम जो है वो इस बात पे वर्क करता है कि आपका डाटा किस तरह स्टोर होता है। ट्यूनिंग जो है आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को टाइम के हिसाब से इम्प्रूव करती है। इसमें इंडेक्सिंग, पार्सलिंग, कैशिंग एंड
क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वाले काम आ जाते हैं। इंडेक्सिंग में आप डिफरेंट क्यूरीज लगा के जो आप डाटा वगैरह को रिट्राइव करते हो। पार्शनिंग में आप डाटा को अपने टेबल को सब टेबल्स में जो कन्वर्ट करते हो वो वाला। कैशिंग में आप मेरे ख्याल से ये है कि आपकी कैशे मेमोरी वगैरह जो डिलीट करते हो, आप अपनी गार्बेज वैल्यूज़ निकालते हो। क्यूरी में आप क्यूरीज लगा के अपना डाटा को रिट्राइव वगैरह करते हो। अच्छा जी, आगे ना थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए हैं, लेकिन ये छोटे हैं। जो पीछे पढ़ लिए हैं ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे सारे। आज का ऑलमोस्ट सारा ही इम्पोर्टेंट था। ये सब रूटीन वगैरह वाले ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं। सब रूटीन्स जो होती हैं फंक्शंस भी कहलाते हैं, प्रोसीजर्स भी कहलाते हैं और मॉडल्स भी कहलाते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये क्या है। ये छोटे छोटे कोड्स के हिस्से होते हैं जिसके ज़रिए आप डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट काम को प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपने गेम बनाई होगी, तो उसमें आप कार को मूव करवाने के लिए एक अलहदा सब रूटीन यूज़ करेंगे, उसको जो उसके किसी और फंक्शन के लिए। और यहाँ पे ये देख लें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन, प्रोग्रामर्स क्रिएट सब रूटीन्स एंड कॉल देम व्हेन एवर नीडेड। इसमें आप जो प्रोग्राम के कुछ हिस्से को आप बार बार यूज़ करना होता है ना, उसको आप रख लेते हैं एक जगह पर और उसको बार बार सब रूटीन के ज़रिए यूज़ कर लेते हैं बार बार। इसके कुछ फीचर्स हैं, रीयूजेबल, यानी कि इसको एक बार लिखना है और बार बार इस्तेमाल करना है। मॉड्युलैरिटी है, ब्रेक लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर। इसमें यह है कि आप बड़े प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें फिर मेंटेनेबिलिटी में आ जाएगा कि आप इसमें से आसानी से अपनी डीबगिंग कर सकते हैं, कोई भी एरर दूर कर सकते हैं, एरर डिटेक्शन कर सकते हैं और इसको अपडेट भी आसानी से कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में मेन प्रोग्राम जो है उसकी लॉजिक हाई लेवल पे होती है। आप हर स्पेसिफिक टास्क की अलग-अलग सब रूटीन बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सब रूटीन जो है ना, वो किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे हिस्से में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रोग्राम के डिफरेंट फंक्शन को अलग-अलग करना है और उसके बाद उसको एक हिस्से में जोड़ देना है। वैसे मैंने पहले भी सही कहा था, लेकिन वो बात आपको समझ नहीं थी आनी। अब इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक बिल्ट इन है, एक यूज़र डिफाइन है। बिल्ट इन जो होती है ना, वो ऑलरेडी आपकी लैंग्वेज में बनी होती है, और यूज़र डिफाइन जो होती है वो प्रोग्राम खुद बनाता है, आप लोग खुद बनाएंगे। स्टैक आ गया। स्टैक जो होता है ना, वो एक तरतीब कह लें होती है मेमोरी की, जिसमें आपके जो है डाटा को टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है, लेकिन एक ख़ास तरतीब के ज़रिए किया जाता है। ये स्पेशल मेमोरी की एक टाइप है। थिंक ऑफ इट लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट्स। अब मैं ये प्लेट्स की एग्जांपल आपको ना नेक्स्ट पेज पे इसकी मैंने डिटेल बनाई हुई है वो देता हूँ। जिस तरह की आपकी लास्ट प्लेटें जब धो रही हो ना, गर्ल्स ख़ास तौर पे, गर्ल्स को अंदाज़ा होगा कि जब आप लोग प्लेट्स वगैरह धोते हैं तो जो सबसे पहले प्लेट धोई जाती है वो सबसे लास्ट पे रखी जाती है। यानी कि पहले प्लेट धोई रखी, सेकंड पे धोई, उसके ऊपर रखी, इस तरह धोते धोते सारी रखनी। जो लास्ट पे प्लेट धोई जाएगी, लास्ट पे रखी जाएगी, वो सबसे पहले उठाई जाएगी। ये इसको कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये देखेंगे लीफो स्ट्रक्चर, यानी कि जो सबसे आखिर पे आएगा वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है, ये प्लेट्स वगैरह वाला स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ रखें ना, सबसे लास्ट पे सबसे ऊपर वाली चीज़ रखते हैं, और सबसे ऊपर वाली चीज़ वापस भी उसी हिसाब से। ये देखें, जिस तरह प्लेट्स हैं कि आपने 3 प्लेटें रखी हैं, पहली रखी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब आप वापस उठाएंगे तो पहले तीसरी रखेंगे, तीसरी उठाएंगे, फिर आप तीसरी उठाने के बाद दूसरी उठाएंगे, फिर पहली। इसको कहते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है स्टैक, ये इतना मुश्किल नहीं है। स्टैक यूज़ क्यों होता है? ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ये फंक्शंस को कॉल करने और रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है। लॉजिकल वेरिएबल्स वगैरह की वैल्यूज़ को यूज़ करता है। इसमें मेन चीज़, इसमें 3 ऑपरेशन यूज़ होते हैं। पुश में कोई भी वैल्यू इसमें आप ऐड करते हैं टॉप से,
पॉप, टॉप से कोई भी वैल्यू आप रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। पीक, पीक में आपने वैल्यू देखनी है लेकिन टॉप से देखनी है। इस वैल्यू को आपने स्टैक को चेक करना है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू रिमूव किए बगैर आपने अपनी स्टैक को विज़िट करना है। फिर इसको देखना है कि आपके स्टैक, आपने ऊपर से देखना है कि स्टैक में कोई वैल्यू है या नहीं, या आपकी स्टैक फुल है। आपकी स्टैक को विज़िट करना है विदाउट रिमूविंग और एडिंग वैल्यू। रोल ऑफ स्टैक इन सब रूटीन एग्जीक्यूशन। अब सब रूटीन में स्टैक का क्या रोल है, अब हम ये देखते हैं। हमारी जो सब रूटीन है ना, वो प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करती है। स्टैक जो है तरतीब लगाती है। आपको थोड़ा सा आपके माइंड में ना एक स्ट्रक्चर बन गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। व्हेन अ सब रूटीन इज कॉल्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्रिएटिंग थिंग्स need to be stored so that once the subroutine finish the program knows where the return and when data to continue with। अच्छा जी, आपकी जो सब रूटीन है ना, वो सब रूटीन आप अपनी बिल्ड करते हैं। सब रूटीन बिल्ड करने के बाद आप अपने डाटा को स्टैक के ज़रिए आप अपने डाटा की थोड़ी सी तरतीब लगा दें। द स्टैक हैंडल्स ऑल ऑफ दिस ऑटोमेटिकली एंड एफिशिएंटली। अब अगर आप डाटा सब रूटीन बना लें और स्टैक का यूज़ ना करें तो आपके डाटा की जो तरतीब है ना, वो ख़राब हो जानी है। फिर आप लोगों को डाटा अपना तरतीब देने के लिए या ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको मुश्किल होगी। इसमें ये देखें, आपके ना सिर्फ लास्ट 3-4 पेजेस रह गए हैं, ये देख लेते हैं। What gets stored on the stack during subroutine call। अब सबरूटीन जब कॉल की जाती है तो स्टैक में क्या स्टोर होता है? रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स, और लास्ट पे है रजिस्टर वैल्यूज़, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप लोग ChatGPT या गूगल से थोड़ा सा रिसर्च करके इन चारों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा ना देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सब रूटीन ख़त्म होने के बाद जो हम वापस जाते हैं ना, जहाँ पे वो हमारा रिटर्न एड्रेस होता है। पैरामीटर्स आपकी इनपुट वैल्यूज़ जो होती हैं, जो कि सब रूटीन से पास होती हैं। तीसरी चीज़, पैरामीटर्स वैसे हमारे हर प्रोग्राम में वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम पास आउट करवाते हैं। लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो आप टेम्परेरीली यूज़ करते हैं सब रूटीन के अंदर जो बनाते हैं, या किसी भी प्रोग्राम के अंदर भी आप टेम्परेरी जो वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं वो लोकल वेरिएबल्स ही कहलाते हैं। रजिस्टर वैल्यूज़ द रिस्टोर CPU स्टेट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन। जो CPU रिस्टोर करता है ना एग्जीक्यूशन के बाद, उसको आपकी ये वैल्यू कहलाती है, ये देख लीजिएगा। और ये स्टैक की सिंपल फ्लो की एग्जांपल है, मैंने वैसे जो पहले दे दी है वो भी आपको प्लेट्स वाली भी समझ आ गई होगी। इसमें ना आप प्रोग्राम सब रूटीन ए को कॉल करता है, सिस्टम जो है वो एड्रेस को स्टैक में पुश करता है। सिस्टम पुश पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स, सिस्टम पैरामीटर और लोकल वेरिएबल को पुश करता है। उसके बाद सब रूटीन एग्जीक्यूट होती है या फिनिश होती है। सिस्टम इसको पॉप करता है जो कि रिटर्न मेन प्रोग्राम में रिटर्न होती है, और प्रोग्राम आपका कंटिन्यूसली वापस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ये हमारी ऑलमोस्ट 60% आउटलाइन का हिस्सा था और ये सारा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसको ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ग्रुप के अंदर मैं इसकी प्रॉपर PDF फॉर्म में नोट्स शेयर कर देता हूँ, वो इंशाल्लाह आज या कल शेयर कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह लाजमी कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, एंड ग्रुप की डिस्कशंस वगैरह भी मैं आपको ओपन कर दूंगा। बाकी मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं ग्रुप का और चैनल का लिंक शेयर कर देता हूं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलती रहेगी। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।